हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, अभी तक हमने जो बात की है वो सरफेस टेंशन पे बात की थी, सरफेस एनर्जी पे बात की थी। आज बच्चों मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एग्जांपल्स क्या हैं, हमारी डेली लाइफ में क्या एग्जांपल हैं सरफेस टेंशन के, उस पर बात करूंगा। साथ ही साथ आपको सिखाऊंगा कि कोहेजन फोर्स कौन सी होती है और अधेशन फोर्स कौन सी होती है, इस पे भी बात करूंगा। साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि वेटिंग की कंडीशन क्या है, वेट मतलब गीला होने की कंडीशन क्या है, और नॉट वेटिंग की कंडीशन क्या है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको यह भी सिखाऊंगा किस तरीके से जो एक्सिस प्रेशर होता है लिक्विड ड्रॉप के अंदर, कहां से आता है एक्सिस प्रेशर और उसका डेरिवेशन क्या होता है। तो एक एक चीजें सिखाने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला है। अच्छे से सीखना है, जानते जाना है, पहचानते जाना है और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को अपने मजबूत करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन। बच्चों, एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन से पहले एक छोटा सा व्यू लेते हैं। हमने पहले सीखा है कि अगर किसी लिक्विड सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, ऐसे लिक्विड सरफेस के ये क्या हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों। ये एक दूसरे पे सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं अट्रैक्शन का, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते थे? सरफेस टेंशन। और कहां लगती थी ये? सरफेस के अलोंग, ऐसे टेंजेंशियल। ये मॉलिक्यूल इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है, इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है, समझ रहे हो? ये इधर को अट्रैक्ट हो रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, समझ रहे हो? एक दूसरे को खींच रहे हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी क्या होती थी बच्चों? सरफेस टेंशन। अच्छा, अब मैं बात बता रहा हूं कि अगर मैं आपको एक ब्रश का एग्जांपल दूं, देखिए मैं आपको ब्रश का एग्जांपल देता हूं। आपने देखा है ब्रश, जो हमारे पेंट वाले ब्रश होते हैं, है ना, कलर वाले ब्रश होते हैं, जब वे ड्राई होते हैं तो आपने देखा होगा, मान लो ये ब्रश है और ब्रश में से इस तरीके से, इसके नीचे की तरफ से इस तरीके से बहुत सारी इसमें से लाइंस निकली हुई होती हैं, इस तरह से होता है। लेकिन बच्चों, जैसे ही मैं इसको किसी लिक्विड में डिप कर देता हूं तो आप देखते हो कि इस ब्रश का कुछ इस तरीके से बन के आ जाता है बच्चों। ये इस तरह से एक बहुत पॉइंटेड सी, ये सारी जितनी भी इसमें थ्रेड्स होते हैं सब ऐसे चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? दिस इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। कैसे बच्चों? क्योंकि जैसे ही बच्चों इसे हमने डिप किया वाटर में, तो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात। और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं सरफेस पे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये सब चिपक जाएंगे। तो यही तो चीज होती है, जब आप ब्रश को गीला करते हो तो वो ऐसे चिपक जाता है, वैसे खुला हुआ रहता है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल सरफेस पे कैसे लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसकी वजह से ये चिपक जाता है। समझ में आया बात? चलो जी, सेकंड एग्जांपल बताता हूं आपको। अगर बच्चों आप कभी किसी निडल को किसी लिक्विड सरफेस पे रख दो और बहुत जेंटली रखो, बहुत प्यार से उस पे रख दिया, समझ रहे हो, ऐसे करके। ये लिक्विड सरफेस है और इस लिक्विड सरफेस पे बच्चों अगर मैंने कोई एक निडल रख दी, निडल मतलब सुई रख दी, या फिर कोई कील टाइप रख दी, तो होता क्या है? होता ये है बच्चों, एक बात बताओ, ये सरफेस टेंशन की फोर्स ऐसे लग रही होगी, है ना, ऐसे खींच रहे होंगे एक दूसरे को, है ना, इस तरीके से खींच रहे होंगे। और ये यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, ये ऐसे खींच रहे होंगे, है ना, और ये ऐसे खींच रहे होंगे, समझ रहे हो? जैसे ये वाला लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है वो कैसे खींच रहा है बच्चों? इसकी वजह से इस पे इधर को फोर्स लग रहा है, इस मॉलिक्यूल की वजह से इधर को। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल की वजह से बच्चों क्या हो रहा है? इसकी वजह से ये क्या लगा रहा है? ये इसको इधर को खींच रहा है और ये इसको इधर को खींच रहा है, समझ रहे हो? ऐसे लग रहा है सरफेस टेंशन, समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जैसे ही हमने इस पे निडल रखी है बच्चों, ये निडल है, ये बीच वाली क्या है? निडल है, तो ये सरफेस बच्चों कुछ ऐसा हो जाएगा, इसके वजन की वजह से सरफेस थोड़ा सा ऐसे हो गया। तो यहाँ जो निडल रखी है उसका जो टेंशन है बच्चों वो ऐसे हो गया। यही तो है टेंशन, सरफेस टेंशन, जिसको मैं फोर्स बोलता हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, इतनी बात तो क्लियर होती है। तो सरफेस टेंशन बच्चों एक तो ऐसे लग रहा है ना, ये वाला जो सरफेस टेंशन था, सरफेस ऐसे होने से ऐसे हो गया थोड़ा सा, ये फोर्स ऐसे बन गई सरफेस टेंशन। तो इन दोनों टेंशन का जो रिजल्टेंट बनेगा बच्चों, दो फोर्सेज लग रही हैं, एक ऐसे एक ऐसे, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे बनेगा। बहुत अच्छी बात। तो इनका रिजल्टेंट ये बन गया, है ना, और ये रिजल्टेंट बच्चों वेट कहाँ कर रहा है स्नेल का? नीचे की तरफ। तो ये डूब क्यों नहीं रही है?
मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। ये निडल इस पे फ्लोट क्यों कर रही है? इसलिए क्योंकि सरफेस टेंशन का जो रिजल्टेंट आया उसको बैलेंस किसने कर दिया? mg ने, है ना। जो mg नीचे को फोर्स लग रही है उसे बैलेंस कौन कर रहा है? सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट। तो इस पे नेट फोर्स कितना हो गया बच्चों? इस नेल पे कितना फोर्स हो गया? नेट 0। तो इसलिए इस पे फ्लोट करेगी, चाहे इसकी डेंसिटी जिस लिक्विड पे इसको रखा है उससे ज्यादा क्यों ना हो। समझ रहे हैं? तो सरफेस टेंशन जो लग रही थी ऐसे करके, है ना, नेल पे ऐसे लग रही थी, तो क्या हुआ? जब ऐसे लग रही थी इस पे रखने से ये थोड़ा ऐसे हो गई, है ना, वजन पड़ने से, तो इनका रिजल्टेंट ये आया बच्चों, ये वाला, है ना। इनका जो नेट फोर्स बना ये बना, mg नीचे एक्ट कर रहा है, तो mg को इसने रिजल्टेंट ने कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? mg को कैंसिल करने वाली एक फोर्स आ गई, इसी वजह से वो अपने वजन की वजह से डूब नहीं रही है। ये आपने सीखा। तो निडल फ्लोट करती रहती है चाहे इसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा क्यों ना हो। समझ गए? तीसरी चीज आपको थर्ड एग्जाम्पल बताते हैं, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। थर्ड एग्जाम्पल भी बहुत आसान है। चलिए क्या है मैं बताता हूं। जैसे आपके पास बच्चों एक रिंग टाइप है ना, क्या है? रिंग है ना, और रिंग के अंदर एक सोप फिल्म है। क्या बोला मैंने? सोप फिल्म, है ना। समझते हैं इसको। सोप फिल्म मतलब क्या? सोप का सॉल्यूशन लिया और बच्चों इसके अंदर एक बबल सा बना दिया, है ना। ये फ्रेम है ना, जैसे आपके पास कड़ा होता है ना, कड़ा, है ना, वो है ना। तो इसमें सोप फिल्म क्रिएट की, सॉल्यूशन लिया सोप का और उसमें डुबो के इसमें क्या बन गई? एक सोप फिल्म बन गई, एक जो है बबल सा बन गया ऐसे, है ना। चलिए अब इसमें मैंने एक थ्रेड छोड़ दिया बच्चों ऐसे करके, तो आप देखते हो थोड़ी देर बाद ना, थोड़ी देर में ये थ्रेड पता है कैसे हो जाता है? थोड़ी देर में ये थ्रेड ना इस रिंग के अंदर बिल्कुल गोल हो जाता है। आप कहोगे जी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों सरफेस पे क्या लगती है? टेंजेंशियल फोर्स लगती है कि नहीं लगती है? सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, और ये जो थ्रेड है ये इसके कांटेक्ट में है इस लिक्विड के सारे में से। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे अट्रैक्शन वाला फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लगा रहे हैं। तो इसमें बीच में रखा हुआ कौन था? इसमें बीच में रखा हुआ जो थ्रेड था वो ऐसे खिंच गया। समझ रहे हो? तो कैसी शेप में आ गया? सर्कुलर में। पहले इर्रेगुलर शेप में हमने इसमें ड्रॉप कराया था। तो सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे ऐसे खींच रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं, तो ये खिंच गया। तो ये थ्रेड जो पड़ा था ये भी इसके साथ ऐसे खिंच गया, तो ये सर्कुलर शेप में आ जाता है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो सरफेस टेंशन के हमने कुछ एग्जाम्पल्स सीखे। अब बात बच्चों मैं आपसे बात करने वाला हूं एक नए तरह के कॉन्सेप्ट पे, और वो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करने वाला हूं फोर्स ऑफ कोहेजन एंड फोर्स ऑफ अधेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। मैं बात कर रहा हूं फोर्स ऑफ अधेशन की और फिर फोर्स ऑफ कोहेजन की। फोर्स ऑफ अधेशन, ठीक है। एक तो मैं इस पे बात कर रहा हूं, साथ ही साथ मैं बात कर रहा हूं बच्चों फोर्स ऑफ कोहेजन। हम दो चीजों पे बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अधेशन एंड फोर्स ऑफ कोहेजन। जब आपको एक बात समझनी है बच्चों, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे समझना है? कोहेजन का मतलब ये होता है बच्चों, जब सिमिलर मॉलिक्यूल्स किसी चीज के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज के सिमिलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, देन दिस अट्रैक्शन, दिस फोर्स इज नोन एज कोहेजन फोर्स। सिमिलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, दिस इज, ये क्या है बच्चों? ये है हमारे पास फोर्स ऑफ कोहेजन। मतलब एक ही चीज के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अब मैं सिखा रहा हूं आपको फोर्स ऑफ अधेशन। क्या होता है? डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। वो क्या होता है? वो होता है बच्चों, क्या होता है बोलिए? वो होता है जी, वो होता है फोर्स ऑफ अधेशन। मैं आपको इसको और क्लियर करने वाला हूं। अभी याद रखना है, कोहेजन सिमिलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जब हम अधेशन की बात करते हैं तो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैं इसका एग्जांपल देता हूं बच्चों। आपने गम देखा है, गोंद, है ना। तो गोंद क्या होता है? आपने एक पेपर लिया, ये एक ऑब्जेक्ट, एक आपने यहाँ पे इस पे गम लगा दिया, और ये मैंने एक पेपर और लिया, इसको मैंने इससे चिपका दिया। तो देखो ये अलग चीज था, ये अलग कंटेंट था, ये अलग मटेरियल था जिसको गम बोल रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स और इस पेपर के मॉलिक्यूल्स में क्या है? अट्रैक्शन है, तभी तो ये चिपक पा रहा है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन आ रहा है। तो ये क्या है? गम के मॉलिक्यूल्स और पेपर के मॉलिक्यूल्स में एक अट्रैक्शन आ रहा है, अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं बोलूंगा दिस इज फोर्स ऑफ अधेशन। समझ पा रहे हैं अच्छे से?
दूसरा फोर्स ऑफ कोहेजन क्या है बच्चों, जब एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएं, और इस फिनोमिना को मैं क्या बोल दूंगा, फोर्स ऑफ कोहेजन। चलिए मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूं, ध्यान से सुनना है बच्चों। एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये एक सरफेस है, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, सरफेस है। अच्छा बच्चों मैं ये बोलता हूं कि इस पे आपने ऊपर से लिक्विड की ड्रॉप, ये लिक्विड है यानी कि वाटर है, वाटर को गिराया, तो आप क्या देखते हो बच्चों, ये ध्यान से सुनना, ये ऐसे गिरना चाहिए था, कि ऐसे तो गिरना चाहिए था ना, चलो जी। लेकिन हम ये देखते हैं बच्चों कि ये ऐसे गिरता है ना, ऐसे पढ़ के ऐसे फैल जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे फोर्स ऑफ कोहेजन कम है और फोर्स ऑफ अधेशन ज्यादा है। कैसे? फोर्स ऑफ कोहेजन क्या होता है, ध्यान से सुनना है। फोर्स ऑफ कोहेजन क्या है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक साथ फोर्स लगा रहे हैं ये कम है, इस वजह से फैल रहा है। और बच्चों किसके कांटेक्ट में जा रहा है, सॉलिड के कांटेक्ट में जा रहा है। कौन? लिक्विड। तो जब सॉलिड लिक्विड के कांटेक्ट में जा रहा है इसलिए चिपक रहा है इस पे, ये लिक्विड फैल के इस सॉलिड पे चिपक रहा है, तो फोर्स ऑफ अधेशन। और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ कोहेजन। समझ गए? तो फोर्स ऑफ कोहेजन यहाँ पे कम है ना। ये क्या है, कोहेजन फोर्स कैसा है, स्मॉल, है ना। और अधेशन फोर्स कैसा है, जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में, इसलिए तो फैल रहा है इस पे, तो वो कैसा है, वो है हमारे पास लार्ज, ठीक है ना। तो ये लार्ज है, कौन? अधेशन फोर्स कैसा है जी, लार्ज। और कोहेजन फोर्स कैसा है, स्मॉल, ठीक है, समझ गए। चलो जी अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों। अब मैंने क्या लिया, मैंने मरकरी ली, मैंने क्या लिया, मरकरी ली। मैंने क्या किया साथ में, ध्यान से सुनना है, बहुत आसान है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सरफेस लिया, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, इस रेंज में ये लिक्विड ड्रॉप गिरनी चाहिए थी कि नहीं गिरनी चाहिए थी। लेकिन मैं क्या देखता हूँ बच्चों, ये ड्रॉप ना ऐसे हो गई, कुछ ऐसे हो गई। क्यों हो गई मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बच्चों यहाँ के जो अंदर के सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं मरकरी के, मैंने क्या किसका एग्जांपल लिया है बच्चों, ये मैंने एग्जांपल लिया है मरकरी का। ये मैंने किसका एग्जांपल लिया था, वाटर का। समझ रहे हैं? अच्छा तो हुआ क्या, कोहेजन फोर्स ज्यादा है, ठीक है। और अधेशन फोर्स, अधेशन कौन सी, जो इस लिक्विड की इस सॉलिड के साथ है, वो ज्यादा नहीं है, तो इस पे चिपकेगा नहीं, तो अपने आप में सिकुड़ के रहेगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि कोहेजन फोर्स ज्यादा है, तो इसलिए ये इस तरह से बना। तो मरकरी के केस में ऐसा होता है बच्चों। समझ में आया कोहेजन और अधेशन का कॉन्सेप्ट? आई होप समझ गए होंगे। तो बच्चों आपने क्या सीखा मैं बताता हूं। मैं आपको इसी के साथ साथ कभी भी कंडीशन फॉर वेटिंग क्या, गीला होने की कंडीशन क्या बन गई, अगर आपने कोहेजन फोर्स कम है और अधेशन ज्यादा है, अधेशन कैसे, लिक्विड और सॉलिड का फोर्स ज्यादा है, तो इस पे फैल के ऐसे फैलेगा लिक्विड, तो मैं बोलूंगा कि ये वेटिंग की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है जी, वेटिंग की। वेट मतलब गीले होने की कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि कोहेजन फोर्स स्मॉल होनी चाहिए और अधेशन क्या होनी चाहिए बच्चों, ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आया कंडीशन फॉर वेटिंग क्या है ना। इस केस में आ जाओ। इस केस में बच्चों ये सॉलिड लिक्विड के कांटेक्ट में फैल नहीं रहा है क्योंकि कोहेजन फोर्स ज्यादा है और अधेशन कम है, तो मैं बोलूंगा ये किसकी कंडीशन है, ये नॉट वेटिंग की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है, नॉट वेटिंग की। नॉट वेटिंग में क्या, कोहेजन फोर्स कैसा हो गया जी, कोहेजन फोर्स को देख लेते हैं कैसा हुआ। कोहेजन फोर्स जो है ज्यादा और अधेशन फोर्स कम। मेरी बात समझ गए हैं? कंडीशन फॉर वेटिंग क्या है, बहुत अच्छी बात है। आई होप बहुत अच्छे से आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं, ध्यान से सुनना है। और कोई भी कंडीशन है क्या? हाँ, तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। मैं आपको सिखाने वाला हूं एंगल ऑफ कांटेक्ट, बहुत मजा आने वाला है। फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। मेरे साथ इसको जानते जाना है, पहचानते जाना है, आपको इसकी गहराई तक लेके जाऊंगा और आपको फिजिक्स में बेस्ट से भी बेस्ट बना के रहेंगे। तो सीखते जाना है, बढ़ते जाना है, जानते जाना है मेरे साथ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सिखाता हूं। तो हमने पहला तो सीख लिया कि वेटिंग की कंडीशन पहली क्या है। दूसरी बात बच्चों, इसको दूसरी कंडीशन को जानने के लिए मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, एक वर्ड सिखाता हूं जिसका नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला जी मैंने, एंगल ऑफ कांटेक्ट। चलिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर ये लिक्विड है, नीचे क्या है बच्चों, ये लिक्विड है और नीचे है सॉलिड सरफेस। बहुत अच्छी बात। तो जो बच्चों, अगर मैं इस लिक्विड पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं,
लिक्विड पे क्या ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट। और ये क्या है बच्चों, सॉलिड सरफेस है ना, ये सॉलिड सरफेस, लिक्विड पे टेंजेंट। तो बच्चों ये जो एंगल होता है सॉलिड सरफेस के साथ लिक्विड पे ड्रॉ किया गया एंगल, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। समझ में आई, बहुत अच्छी बात। चलिए जी, गुड। लेकिन एक बात याद रखनी है, आप तो ये भी बोल सकते थे कि जी टेंजेंट ये है, सॉलिड सरफेस ये है, तो ये भी तो हो सकता था एंगल। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में आपको एक बात जाननी है, क्या कि बीच में लिक्विड आना चाहिए। दोनों लाइंस के बीच में कौन आना चाहिए, लिक्विड आना चाहिए, है ना। यहाँ लिक्विड नहीं आ रहा ना, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बच्चों ये है। गुड, चलिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो सीख लिया। जब मैं बात करता हूं वाटर के केस की, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ध्यान से देखना है, ये सॉलिड सरफेस, ये टेंजेंट, तो बच्चों ये एंगल, तो दिस एंगल शुड बी एक्यूट इन केस ऑफ वेटिंग। वेटिंग जब होती है तो उस कंडीशन में ये एंगल कैसा बन रहा है बच्चों, एक्यूट। तो सेकंड कंडीशन वेटिंग की क्या है, याद रखनी है कि एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट होना चाहिए क्या, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। आई होप आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूं, नॉट वेटिंग में क्या होता है। चलिए पहले मैं एक बात बताता हूं बच्चों, जैसे मरकरी का केस था, ये अपने आप में ऐसे सिकुड़ गई थी, है ना, कोहेजन ज्यादा था, सिकुड़ गई थी, है ना। तो हुआ क्या, चलो इस पे लिक्विड पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अच्छा, ये सॉलिड सरफेस है, तो अब ये बताओ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये कि ये, हाँ जी, तो कौन सा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है। क्यों, क्योंकि इन दोनों लाइंस के बीच में लिक्विड आना चाहिए, तो यहां आ रहा है ना। और एंगल कैसा है बच्चों, ये थीटा। कैसा दिख रहा है ये, एक्यूट के ऑब्ट्यूज, कैसा दिख रहा है, नॉट वेटिंग में, इस पे फैली तो नहीं है ना, वेट तो नहीं किया, तो कैसा एंगल है ये, अरे ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो सेकंड कंडीशन क्या बन गई बच्चों, कि आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी ऑब्ट्यूज फॉर नॉट वेटिंग। चलिए यहां पे लिख देते हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जी, ऑब्ट्यूज। दो कंडीशन समझ में आई, वेटिंग और नॉट वेटिंग की। चलिए मैं अब आपको आगे की बात सिखाता हूं, तीसरी कंडीशन जो आपको समझनी चाहिए अगर आपको वेटिंग करना है और नॉट वेटिंग करना है। चलिए मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनना है। इस डायग्राम को अगर जब मैं ध्यान से देखूं बच्चों, आपको एक बात क्लियर करता हूं मैं, कभी भी जैसे मैंने आपको सिखाया था सरफेस एनर्जी का केस, याद है, चलो मैं दिखाता हूं। ये आपने ऐसे लिया कंटेनर, इसके अंदर ये लिक्विड, सरफेस एनर्जी कहां पे बनती थी बच्चों, यहां बनती थी ना, यहां इंटरफेस था क्या, सरफेस एनर्जी कहां बनती थी, सरफेस पे। इंटरफेस था क्या, किसका, दो मीडियम्स का। जब भी दो मीडियम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां सरफेस एनर्जी जनरेट हो जाती है। देख लो ना, यहाँ क्या है लिक्विड, यहाँ क्या है एयर, तो इस पे यहाँ क्या जनरेट हो गई थी, सरफेस एनर्जी। सीखा था ना, तो उसी चीज का मैं यूज करने वाला हूँ, बहुत आसान है, सीखते जाना है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। एक बात बताइए बच्चों, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं और मैं यहाँ पे बनाऊं इस डायग्राम को, ध्यान से देखना है, सिंपल है बहुत। चलिए मैं दोबारा से सिखाता हूँ, ये हो गया डायग्राम, ये एंगल था यहाँ पे थीटा, गुड। चलिए अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे ये लिक्विड है और बाहर क्या है, एयर। तो इस यहाँ पे एक एनर्जी डेवलप होगी, उस एनर्जी को मैं नाम देता हूँ फिलहाल के लिए एस नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे लिक्विड और एयर का इंटरफेस है, तो लिक्विड एयर इंटरफेस, समझ गए। चलिए अब यहाँ देखिए जरा, ये वाला इंटरफेस, ये क्या है सॉलिड, ये क्या है नीचे लिक्विड। तो बच्चों ये वाला इंटरफेस क्या हुआ, ये हुआ सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। तो यहाँ की एनर्जी क्या हो गई, सरफेस एनर्जी यहाँ की, सॉलिड लिक्विड, ठीक। चलिए अब एक बात और देख लीजिए, लिक्विड एयर भी हो गया, सॉलिड लिक्विड भी हो गया। अब कौन सा बचता है उसको भी सीखना है। देखिए अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे ये सॉलिड है और ऊपर क्या है एयर, तो यहाँ की एनर्जी क्या हो गई, सरफेस एनर्जी यहाँ की सॉलिड और एयर, ऐसे हो गई। क्लियर है। तो बच्चों अभी आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि जहां इंटरफेस वहां आपकी एक एनर्जी होती है। यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड कांटेक्ट में थे तो सॉलिड लिक्विड एनर्जी। तो बच्चों हमने सीखा कि जहाँ पे एनर्जी बनती है, याद रखना है कि जहाँ एनर्जी बनती है वहाँ दो इंटरफेस होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लिक्विड और सॉलिड का इंटरफेस, वहाँ सॉलिड लिक्विड एनर्जी। यहाँ लिक्विड और एयर का इंटरफेस, वहाँ पे कौन सी एनर्जी, लिक्विड एयर एनर्जी। यहाँ पे सॉलिड और एयर का इंटरफेस तो सॉलिड एयर एनर्जी। तो बच्चों बस आपको याद रखना है, ध्यान से रखिए, ध्यान से सुनना है मैं क्या बताता हूँ। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, अगर जो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस को लिखते हैं और इधर मैं लिखता हूँ ये जो दो बची हुई हैं, है ना, ये ऐसे
है ना, बस याद रखने की चीज़ है बच्चों, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने लिखा सॉलिड लिक्विड को अलग लिख लिया। तो अगर बच्चों आपको यहाँ पे वेटिंग की कंडीशन बनानी है, बस याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है कि भैया ये जो सॉलिड लिक्विड का इंटरफेस है, यहाँ की जो एनर्जी है वो कम होनी चाहिए और इन दोनों की ज़्यादा, बस ये आपको याद रखनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो अब जैसे आपने इसके लिए सीखा, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, जब मैं वेटिंग की बात कर रहा था तो ये कंडीशन है। अब मैं बात करता हूँ नॉट वेटिंग की क्या है कंडीशन। तो ध्यान से देखना है बच्चों, ध्यान से सुनना है, यहाँ पे भी वही चीज़ करके दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना है। यहाँ पे देखो ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो यहाँ की एनर्जी क्या होगी? सॉलिड लिक्विड एनर्जी। समझते हैं? सॉलिड लिक्विड एनर्जी। यहाँ पे ये लिक्विड है, बाहर एयर है, तो यहाँ इंटरफेस पे कौन सी एनर्जी होगी? बोलो, लिक्विड एयर एनर्जी। समझते हैं? अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे क्या है बच्चों? ये सॉलिड और ये एयर, तो यहाँ की एनर्जी क्या होगी? यहाँ की एनर्जी होगी सॉलिड एयर। समझ रहे हो? बस अब वही करना है, यहाँ पे वही लिखते हैं जैसे पहले लिख रहे थे, ऐसे लिखा और इक्वल्स टू किसके? एल वाली, और ये वाली कौन सी है? जो सरफेस एनर्जी है, सॉलिड एयर वाली, है ना। अगर बच्चों ये ज़्यादा हो जाए, कौन से वाली? सॉलिड लिक्विड वाली ज़्यादा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड वाली कम आनी चाहिए थी। सेम चीज़ लिख रहा हूँ बच्चों में, है ना। तो कम आएगी तो वेटिंग, ज़्यादा आएगी तो नॉट वेटिंग। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक। बहुत अच्छी बात है, आपको सिर्फ सिलेबस में आपको यही चीज़ याद रखनी है। क्यों है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, ये आपके सिलेबस से आउट हो जाएगी बात, लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आती है। आई होप आप समझ गए वेटिंग की कंडीशन, नॉट वेटिंग की कंडीशन। बहुत अच्छी बात। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ कि वेटिंग और नॉट वेटिंग में एक और पॉइंट है जो हम बना सकते हैं। चलिए मैं उसको दिखा देता हूँ जल्दी से। तो बच्चों एक लास्ट कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ वेटिंग की और नॉट वेटिंग की। चलिए मैं आपको फोर्थ कंडीशन बताता हूँ, ध्यान से सुनना है बच्चों। अगर आपके पास ये एक कंटेनर है, बहुत अच्छी बात है, अगर इस कंटेनर में बच्चों आपने एक ट्यूब ली है, ट्यूब का मैं आपको डेरिवेशन अलग से भी कराऊंगा, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए क्या समझना है? अभी के लिए ये समझना है बच्चों कि यहाँ पे जो ये सरफेस आता है लिक्विड का, कुछ ऐसे आता है। देख रहे हो आप सरफेस को, आप देख पा रहे हो, ये सरफेस कुछ ऐसा है, ये सरफेस कुछ ऐसा है इन केस ऑफ वाटर। किसके केस के लिए बात कर रहा हूँ? वाटर के केस की। इसको बच्चों ये गहराई सी जो आ रही है ना वाटर की साइड से, इसको मैं बच्चों एक नाम देता हूँ, इसको मैं एक नाम देता हूँ, इसका नाम है मेनिस्कस। क्या नाम दिया? मेनिस्कस। सिर्फ याद रखना है, ये आगे आपको पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। लेकिन वेटिंग के लिए देखो, पानी इस पे चढ़ रहा है ना ऐसे ऊपर, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अधेशन ज़्यादा है लिक्विड का, इस ट्यूब के साथ अधेशन ज़्यादा है, इसलिए इस पे तो चिपक रहा है जाके ये। समझ रहे हो? तो ये जो मेनिस्कस आता है ये कॉनकेव शेप का आता है वेटिंग की कंडीशन। कैसे शेप का आता है ये मेनिस्कस? यहाँ से भी कॉनकेव। पानी ऐसे ऊपर को क्यों चिपक रहा है? अपने अंदर के मॉलिक्यूल्स में फोर्स कम है और इससे चिपकने के लिए, किससे? ट्यूब से चिपकने के लिए ज़्यादा फोर्स है, इसलिए उस पर चिपक के जा रहा है। इसी वजह से मैंने बोला वेटिंग के कंडीशन में मेनिस्कस कैसा बनता है? कॉनकेव। नॉट वेटिंग की कंडीशन में क्या है? इन केस ऑफ मरकरी की बात करूं तो मरकरी में बच्चों कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। आपको इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, इसका हम अलग से डिस्कशन करेंगे कि इसमें होता क्या है। ऐसा ये ट्यूब डाल दी पतली सी और इसमें बच्चों मरकरी भरी हुई है। तो जब मरकरी भरी हुई है ना बच्चों, ये कुछ ऐसी शेप में आ जाती है मरकरी ऊपर से, है ना, और ये यहाँ थोड़ा सा नीचे ऐसे, है ना, जैसे इसमें राइज होता है इसमें नीचे आती है। आप कहोगे जी क्यों? बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सिखा भी दूंगा कि क्यों ऐसा करते हैं। चलिए, लेकिन अभी बात तो वेटिंग और नॉट वेटिंग की है। देखो यहाँ कोहेजन फोर्स मरकरी का कैसा है बच्चों? ये सारा मरकरी भरा हुआ है इसमें ना, ये क्या है? मरकरी। तो इसमें कोहेजन फोर्स ज़्यादा है ना, तो ये चिपक के रहेंगे और इसके साथ, इस ट्यूब के साथ अधेशन होता है। अधेशन बन नहीं रहा, नहीं तो ऐसे चिपक जाते हैं ऊपर की तरफ, तो ऐसे, है ना। कोहेजन कम होता, अधेशन ज़्यादा होता, तो अधेशन ज़्यादा होता तो ये इस पे लिक्विड ऐसे चिपकता ना ऊपर को जाके, है ना। दो मटेरियल्स के, ये मटेरियल अलग है, ये है, इस पे चिपकता, लेकिन कोहेजन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा चिपक रहे हैं, इसलिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट होके कुछ ऐसा बना है ना, सरफेस पे। ऐसे ही यहाँ पे भी बना है। ये नीचे क्यों है बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो हमें सीखना है क्या कि क्या कंडीशन है नॉट वेटिंग की। तो मेनिस्कस कैसा आता है? मेनिस्कस बोलते हैं इसको। कैसा आना चाहिए मेनिस्कस? अरे ये तो कॉन्वेक्स आना चाहिए। नॉट वेटिंग बनाना है तो कैसा आना चाहिए? कॉन्वेक्स
आई होप समझ गए होंगे वेटिंग और नॉट वेटिंग की कंडीशन, बहुत ज़रूरी था। 4 पॉइंट सीख लिए हैं दोनों के, वेटिंग और नॉट वेटिंग के। चलिए अब मैं आपको सिखाने वाला हूं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। आपको एग्जाम में देखने को बहुत बार मिल सकता है। टॉपिक का नाम एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। कहां से आता है एक्सिस प्रेशर, क्यों आता है एक्सिस प्रेशर, क्या वैल्यू होती है उस एक्सिस प्रेशर की, बात करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो मैं बच्चों आपको सिखाने वाला हूं एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। उसको समझने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलिए जैसे मैंने आपके पास ये एक लिक्विड का सरफेस बनाया, यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों। ये क्या हैं, अरे ये तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे को खींच रहे होंगे, है ना। तो इस मॉलिक्यूल की वजह से ये बीच वाला मॉलिक्यूल इधर को खींच रहा होगा। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल की वजह से ये जो है इधर को खींच रहा होगा, बीच वाला जो है इधर को खींच रहा होगा। समझ रहे हो, एक टेंशन ऐसे लग रही है, एक टेंशन ऐसे, है ना। इस मॉलिक्यूल को ये दोनों ऐसे खींच रहे हैं, है ना। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल को ये ऐसे खींच रहा है, समझ रहे हो, ऐसे। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल को ये कैसे खींच रहा है, इधर को खींच रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो मैंने अभी बीच वाले की बात की, तो ये ऐसे खींच रहा है। तो समझ पा रहे हो आप मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो ठीक है, तो ऐसे हो रहा है। अब मैं बात करता हूं अगर सरफेस कुछ बच्चों ऐसे होता, किसका सरफेस, लिक्विड का सरफेस कुछ ऐसे होता, तो यहां इस मॉलिक्यूल पे इन दोनों मॉलिक्यूल की वजह से जो फोर्स लगती कुछ ऐसे लगती, क्या, टेंजेंशियल सी थोड़ी, है ना, समझ रहे हो, एक टेंशन ये और एक टेंशन ये। तो अगर ऐसे फोर्सेस लगती तो बच्चों कितनी फोर्स लग रही हैं, कभी भी चीजों पे दो फोर्स ऐसे लग रही हैं तो इनका रिजल्टेंट कैसे बनता है, ऐसे, एक टेंशन ये एक टेंशन ये, तो इनका रिजल्ट कैसे बनेगा, ऐसे। तो इसका रिजल्ट कहाँ बन रहा है बच्चों, इस सरफेस का, ये कॉनकेव शेप का सरफेस है लिक्विड का, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे बन रहा है। समझ में आती है बात। अच्छा, तो आपने देखा कि नेट फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ। अब सुनो बात को, मैं कुछ बात बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा एक नेट फोर्स कहाँ लग रही है, कॉनकेव साइड की तरफ लग रही है। ये कौन सा साइड है, ध्यान से देखना, ये लिक्विड का कैसा साइड है, कॉन्वेक्स। ये कौन सा साइड है, कॉनकेव। तो कॉनकेव की तरफ इस टेंशन की वजह से एक नेट फोर्स आ रही है ऊपर की तरफ। समझ रहे हैं बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सिमिलरली बच्चों ध्यान से सुनना है, अगर लिक्विड का सरफेस ऊपर से कुछ ऐसा होता, तो यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है, यहाँ है सरफेस पे लिक्विड का मॉलिक्यूल है, कॉन्वेक्स शेप का है सरफेस। तो बच्चों ये इस पे टेंशन लगेगी इधर को, इस पे टेंशन लगेगी इधर को, ऐसे खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो इनका रिजल्टेंट बच्चों ऐसे आएगा क्या। तो आप देख रहे हो अभी भी अगर आपने सरफेस इस तरह से लिया है, तो ये कैसा सरफेस है बच्चों, कॉन्वेक्स, और ये गहराई वाला, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, कैसा है ये, कॉनकेव। तो आपने देखा हर बार एक नेट रिजल्टेंट फोर्स कॉनकेव साइड की तरफ आती है। देख रहे हो, यहाँ भी रिजल्टेंट कॉनकेव साइड की तरफ आ रही है, यहाँ भी रिजल्टेंट कॉनकेव साइड की तरफ आ रही है। बहुत जरूरी है समझना, बहुत जरूरी है, सीख गए। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। चलिए मैं आपको इसको क्लियर करता हूं, एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। चलिए जी, ये हमें सीखना है। क्यों बनता है एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, समझ जाएंगे। अरे बहुत आसान है, आई होप आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। आप सीखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, डेफिनेटली आप फिजिक्स में कुछ अच्छा करेंगे बच्चों। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप क्या होता है। चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनना है बच्चों। सपोज करिए बच्चों ये आपकी एक लिक्विड की ड्रॉप है, क्या है ये, लिक्विड की ड्रॉप। अभी मैंने बच्चों बताया कि कॉनकेव साइड जो होती है किसी भी सरफेस की लिक्विड में, उसमें आपका एक नेट फोर्स बनता है टेंशन की वजह से, और वो कॉनकेव साइड के अंदर की तरफ को ऐसे होता है, जिसको मैं आर बोल रहा था। समझ रहे हो, बन रहा था ना ऐसे। इन टेंशन की वजह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इनकी टेंशन की वजह से एक नेट फोर्स ऐसे बनेगा। समझ पा रहे हो, है ना, इस केस से सिखाया ना मैंने, सीख रहे हो ना। तो ये अंदर को फोर्स बन रहा है, तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे ये होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो लिक्विड ड्रॉप ली है, इस रिजल्टेंट की वजह से हर जगह पे ये भी ऐसे बनेगा अंदर की तरफ को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा सरफेस,
है ना। अच्छा, हमें पता है लिक्विड को मैंने, लिक्विड ड्रॉप को इक्विलिब्रियम में रखा है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, नेट फोर्स उस पर नहीं लगना चाहिए, लेकिन इस केस में एक नेट फोर्स लगता है, तो ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम में होती हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जैसी है ऐसी ही रहनी है। तो जब यहाँ नेट फोर्स नेचुरली ऐसी बन रही है, तो कोई ऐसी चीज भी होगी जो इसको बाहर को खींच रही होगी। समझ पा रहे हो, एक नेट प्रेशर आपका ए फोर्स ऐसे बन रहा है, तो ये ऐसे ना हो, ये ऐसे ना हो, सरफेस टेंशन की वजह से ऐसे हो रही है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, सरफेस टेंशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो फूट जाएगी, खराब हो जाएगा सारा चीज। हम क्या चाह रहे हैं कि लिक्विड ड्रॉप का अंदर प्रेशर एक एक्स्ट्रा होगा जो इसको फूटने नहीं देगा, इसको बाहर को खींचेगा। तो ये दबेगी तो इसको ये बाहर को खींचेगा, समझ रहे हो। तो एक अंदर एक प्रेशर उल्टा ऑटोमेटिक बाहर की तरफ को डेवलप हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं, ये ऐसे बाहर की तरफ को इस फोर्स के अगेंस्ट एक ऐसे डेवलप होगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसको काउंटर अपार्ट करने के लिए, काउंटर पार्ट करने के लिए क्या बोला, ये जो है अंदर से नेचुरली एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा जो इसको ऐसे दबने नहीं देगा, बाहर को खींचेगा, जिससे कि बाहर की फोर्स ये जो अंदर से बनी और जो ये वाली फोर्स थी ये कैंसिल आउट हो जाए और बबल, नेट फोर्स बबल पे कितना हो जाए, 0 हो जाए। समझ रहे हैं। तो एक्स्ट्रा अंदर से एक एक्स्ट्रा प्रेशर आपको बनाना पड़ेगा जो इसके अगेंस्ट इसको वापस वहीं ले जाने की सोचेगा। समझ रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ को बनाया जा रहा है, अंदर से बाहर की तरफ को बनाया जा रहा है, जिससे कि ऐसे ना हो, कॉन्ट्रैक्ट ना हो, इक्विलिब्रियम में रहे, जैसी है ऐसा ही बना रहे। तो इसको कोई चीज ऐसी चाहिए जो बाहर को खींचे, क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो अंदर को खींच रही है। समझ रहे हैं। चलो जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब इससे फायदा क्या हुआ, चलो देखते हैं। ये आपके पास सपोज कर लेते हैं लिक्विड ड्रॉप है और इसकी रेडियस r है। एक्सिस प्रेशर जो बना, जो इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहा, उसकी वजह से थोड़ा सा बाहर को खींचा, थोड़ा सा ऐसे खींचा इसने, है ना, ताकि अंदर वाले जो फोर्स है, ये वाला फोर्स है, इसको बैलेंस कर पाए, है ना, इक्विलिब्रियम बना पाए। तो हुआ क्या बच्चों, ध्यान से सुनना है। ये खींच के इसने इसको वापस इतनी रेडियस का बना दिया, ऐसे बना दिया बाहर को खींच। ये कितना इसने इसको एक्सपेंड कर दिया, डेल्टा आर। समझ रहे हैं, कितना एक्सपेंड किया, डेल्टा आर। समझ गए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों एक बात समझनी है, आप एक बात बताइए, वर्क का फॉर्मूला बता दीजिए मुझे। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब एक बात बताइए मुझे, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है क्या, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो आपको एक यहाँ पे इस केस में फोर्स की वैल्यू प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगी क्या, बहुत सही बात है। एरिया इसका स्पेयर का है, कैसा एरिया है इसका, स्पेयर का। तो फोर्स बराबर प्रेशर इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, इसका स्पेयर का। चलिए, तो W इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पी इंटू डी। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये खींच के कितना कर दिया, इस एक्सिस प्रेशर ने जो बाहर को खींच रहा है ताकि अंदर वाली फोर्स को बैलेंस कर सके, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना लाया, आर से क्या कर दिया है बच्चों, आर से इसको कहाँ पहुंचा दिया है, डेल्टा आर पे पहुंचा दिया है ना, एक्स्ट्रा इतना मिल गया है। तो जो आपका यहाँ पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा आर हुआ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल्टा आर। समझ गए, बहुत अच्छी बात है। तो ये वर्क निकाला बच्चों। अब इतना वर्क निकालने के बाद आपको एक फॉर्मूला याद होगा पीछे, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, एंड द रिलेशन इज सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू, क्या होता था, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ये याद रखना है, ठीक है। चलो जी, तो चेंज इन एनर्जी, देखो अब ये खींचा है तो सरफेस बढ़ा है ना, समझ रहे हो, इस एक्सिस प्रेशर ने इसके सरफेस को बढ़ाया ना, तो एनर्जी में चेंज आएगा, क्योंकि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे जब ये खींचेगा, तो सरफेस एनर्जी में चेंज आया। सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। समझ पा रहे हैं क्या हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो अब एक काम करते हैं बच्चों, हमने वर्क तो निकाल लिया, ये तो वर्क हुआ इसको एक्सपेंड करने में। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं कि सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया, चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। समझ रहे हैं, बहुत आसान है। चलिए, तो मैं आपको आगे की बात बताता हूं, ध्यान से सुनते जाना है, बड़ा आसान है, सीखते जाना है, समझते जाना है, जानते जाना है, क्या आगे बता रहा हूं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे डेल्टा ए यानी कि चेंज इन एरिया, तो पहले चेंज इन एरिया देख लेते हैं कितना है। हम पता लगाते हैं जी, चेंज इन एरिया,
तो बच्चों फाइनल एरिया क्या बनेगा, ध्यान से सुनना है। स्फेयर है ना, स्फेयर की रेडियस अब कितनी हो गई, r प्लस डेल्टा r, बाहर वाले की, है ना। तो फाइनल एरिया क्या है, ध्यान से देखना है। फाइनल एरिया है बच्चों 4 पाई, रेडियस क्या हो गई, r प्लस डेल्टा r। समझ गए, बहुत अच्छी बात। चेंज इन एरिया निकाल रहा हूं, माइनस अंदर का एरिया पहले कितना था, ये फाइनल एरिया, अंदर का एरिया क्या है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। समझ रहे हैं। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना है। 4 पाई कॉमन आ जाता है इसमें से भी और इसमें से भी, यहाँ बचता है ये, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r, 2ab है ना, और माइनस का क्या बच्चों, माइनस का r स्क्वायर। तो ये चेंज इन एरिया निकल गया, मुझे यहाँ रखना है इसको, समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया। अब एक बात बताओ बच्चों, डेल्टा r बहुत छोटा सा है, डेल्टा r कैसा है, बहुत छोटू सा, कैसा है, जैसे 0.01 है डेल्टा r। तो बच्चों डेल्टा r जब 0.01 है तो डेल्टा r स्क्वायर क्या होगा, कितना होगा, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट आएगा बच्चों 1 2 3 4, ये और भी छोटा हो गया। समझ रहे हैं क्या बता रहा हूं। तो डेल्टा r स्क्वायर को, जब डेल्टा r बहुत छोटा सा है तो डेल्टा r स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, इसे क्या कर दिया जाएगा, नेग्लेक्ट, इसको आउट कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं। तो आपके पास बच्चों, आपके पास जो रिजल्ट आया चेंज इन एरिया का 4 पाई है ना, और 2r डेल्टा r, डेल्टा r स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन डेल्टा r नेग्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो तो कुछ था 0.01, कुछ तो था, स्क्वायर होके बहुत छोटा हो गया, अब कुछ नहीं है। तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 8 पाई r डेल्टा r। तो आपको इस चेंज इन एरिया को यहां रख देना है, समझ रहे हो। चलो जी, तो डेल्टा u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 पाई r, ये लिखा हुआ डेल्टा r। क्लियर। तो बच्चों आपके पास इतना आ गया। तो जो आपने वर्क किया था इसको एक्सपेंड करने के लिए, वो कहाँ यूज हो रहा था, आप बताइए ना खुद। इसकी एनर्जी बढ़ाने में यूज हो रहा था क्या, है ना भाई। जो वर्क हुआ था उसकी वजह से तो इसकी एनर्जी पहले U1 थी, अब U2 हुई, यानी कि U2 माइनस U1, जिसको क्या बोलता हूं मैं, डेल्टा U। तो ये चेंज इन एनर्जी जो हुआ, क्या बोला, चेंज इन एनर्जी जो आया, क्या वो वर्क से आया, हाँ आया ना। वर्क जो हुआ उसने ही तो चेंज लाया। तो वर्क इक्वल्स टू क्या है, चेंज इन एनर्जी, है ना। इस वर्क की वजह से तो मैंने वर्क भी निकाल लिया, चेंज इन एनर्जी भी निकाल लिया, दोनों को इक्वल रख देते हैं। P क्या था, ध्यान से सुनना है। P वही तो था जो एक्स्ट्रा प्रेशर बाहर बनाया था हमने अंदर वाली फोर्स को काउंटर पार्ट करने के लिए, याद आ रहा है। चलिए तो एक बात बताओ मुझे, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर P डेल्टा R इक्वल्स टू, यहां देखेंगे S इंटू 8 पाई R डेल्टा R। समझ गए जी, हाँ समझ गए, बहुत आसान है सर, बहुत ही आसान है। चलिए बहुत आसान है तो इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, इससे पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, 4 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, एक R स्क्वायर थे बच्चों, एक R कैंसिल हो गया। तो आप पता है क्या बचता है यहाँ पे, चलो देखते हैं क्या बचता है। यहाँ पे बच्चों बचता है RP, क्या बचता है यहाँ पे, RP, है ना। ठीक, यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है बेटे 2s। तो ये P की वैल्यू कितनी आई, 2s अपॉन R। यस, दिस इज अवर आंसर। एक्स्ट्रा जो एक्सिस प्रेशर आया था उसकी वैल्यू याद रखनी है। कॉनकेव साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है, अभी सिखाया क्यों बनता है, और उसकी वैल्यू याद रखनी है हमेशा, 2s अपॉन R। s है बेटे सरफेस टेंशन, R क्या है यहाँ पे, उस लिक्विड ड्रॉप की रेडियस। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था, सीखना था, जानना था, पहचानना था, बहुत अच्छे से सीख लिया। आप इसी तरीके से आगे बढ़ना है, एक एक चीज को सीखते जाना है, फिजिक्स को बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार सब्जेक्ट बनाते जाना है।